आज की वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब कोई भी खाना जो हम खाना खाते हैं वो जब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके और अपने आप को स्मॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर तोड़ने के बाद एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बनाता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन होता है इसको 2 फेजेस के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। 2 फेजेस वो कौन से हैं? फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, या फिर एक तरीके से वेंटिलेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। जो सेकंड प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। या फिर इसका एक और नाम होता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इसके क्या है? फेजेस के नेम है कि जो रेस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके जो फेसेस हैं उसको क्या कर दिया? 2 फेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ये इसके फेसेस हैं, ठीक है। जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो 2 तरीके से होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद वो जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स के अंदर जाती है और सेल्स के अंदर जाने के बाद एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम और डिटेल के अंदर अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हमारे काम में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगर बोला जाए तो हम वो सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जिनके थ्रू ये जो हमारी ऑक्सीजन है हम इन्वायरमेंट से लेके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तक जिन ऑर्गन्स के द्वारा हम देते हैं उनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। तो हम एक तरीके से हम स्टडी करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है इनके फंक्शंस के बेस के ऊपर। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन ऑर्गन्स का यूज़ हम लेते हैं। इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोला जाता है और इसको कंडक्टिंग पैसेज भी बोला जाता है। इसके अंदर उन सभी ऑर्गन्स के नेम हम देखेंगे। और सेकंड है रेस्पिरेटरी सीट्स, मतलब कि बॉडी के वो ऑर्गन्स, इसके अंदर हम वो ऑर्गन्स देखेंगे जो हमें ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कि एक्सचेंजिंग किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होती है कि जो हमने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली है वो हमारे ब्लड के अंदर किस तरीके से जाएगी, उसको हम इस प्रोसेस के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को।
सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के नेम देख लेते हैं। जो बाहर की तरफ एक ओपनिंग हमारी बॉडी के अंदर ओपन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल और नोज़। ठीक है, नोस्ट्रिल और नोज़ इसको बोला जाता है। ये जो नोज़ होती है ये बाहर की तरफ अपीयरेंस होती है। इसका क्या काम होता है, ये सिर्फ क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी गैसेस है उनको हमारी बॉडी के अंदर लेके जाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एयर है वो कहाँ पे आ जाती है, वो नेसल पैसेज के अंदर आ जाती है। नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है, खूब सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्लस म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं ये एज अ प्यूरीफायर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको नोज़ के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ताकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक ना पहुंच सकें। और यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो जो नेज़ल पैसेज है वहाँ की जो वॉल है उसको मॉइस्ट करके रखने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो रप्चर नहीं होती। और प्लस वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को ट्रैप करने का भी काम करता है। उसके बाद ये जितनी भी एयर होती है ये फेरिंग्स के अंदर चली जाती है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए और फूड के लिए। ठीक है, ट्रायंगल शेप के अंदर ये फेरिंग्स पाया जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पे एक ऑर्गन टाइप लगा होता है जिसको बोला जाता है लेरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। इसी बॉक्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर जो आवाज़ निकलती है वो इसी लेरिंग्स की वजह से निकलती है। ये जो लेरिंग्स होती हैं इसके बीच में कार्टिलेज बोन्स लगी होती हैं खूब सारी, जिसकी वजह से अलग अलग फ्रिक्वेंसी के अंदर हम अपनी जितनी भी वॉइसेस हैं उनको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं या हम बोल सकते हैं। इसी की वजह से इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है और एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। उसके बाद जितनी भी एयर होती है ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है। ये जो ट्रैकिया है इसको विंड पाइप भी बोला जाता है, इसको विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी एयर होती है लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया के अंदर आ जाती है। ट्रैकिया के अंदर आने के बाद ये जो ट्रैकिया होता है ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये वाली जो ब्रोंकाई है इसको बोला जाता है राइट ब्रोंकाई, और जो ये वाली ब्रोंकाई है इसको बोला जाता है लेफ्ट ब्रोंकाई। इसीलिए ये साइड्स मैंने पहले मेंशन कर दिए हैं। ये राइट साइड है लंग्स की और ये लेफ्ट साइड है लंग्स की। यहाँ पे देखो ये वाली तो हो गई राइट ब्रोंकाई और ये वाली हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाइज हैं उसके बाद एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये जो बाहर वाली कवरिंग है इनको बोला जाता है लंग्स। इन लंग्स के बीच में क्या होता है, एक टिपिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ट्रैप करने में हेल्प करता है। इसका डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये ब्रोंकाई है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो नेम्स लिखे हुए हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, एलोवी डक्ट, एलोवी सैक, ये सब यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने डिटेल के अंदर बना दिया है। अब इसके अंदर देखें तो जो ट्रैकिया से डिवाइड होके जो लेफ्ट ब्रोंकाई आ रही है और जो राइट ब्रोंकाई है, दोनों ही क्या करते हैं आगे जाके प्राइमरी ब्रोंकाइज के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक्चुअली देखो ये यहाँ पर भी क्या करेगा, फर्दर अपनी ब्रांचेस बनाना शुरू कर देगा, लेकिन मैंने एक ब्रांच को फर्दर लेके आपको बताया है। तो जो ब्रोंकाई है वो किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, वो प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो प्राइमरी ब्रोंकियोल होती है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई भी फिर दोबारा से डिवाइड हो जाती है, जिसको बोला जाता है टर्शरी ब्रोंकाई। ये जो टर्शरी ब्रोंकाई होती है फिर से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो वो एक डक्ट का रूप ले लेती है। उस डक्ट को बोला जाता है एलोवेली डक्ट। और उसके बाद ये लास्ट के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे एलोवेली सैक प्रेजेंट होता है। ये जो एलोवेली सैक होता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है और मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, ताकि ये जो ब्लड है इसका क्या हो सके, यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो सके। तो ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको हमने डिटेल के अंदर देखा है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की, कि ये जो मैकेनिज़्म है ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है,
अब मैकेनिज़्म के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे एंटर करती है, नोज़ के अंदर एंटर करती है, नोज़ से नेज़ल पैसेज के अंदर, वहाँ से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग से लेरिंग्स के अंदर, और लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया के अंदर। अब ट्रैकिया के ऊपर ये देखो रेड कलर की जो लाइंस लगी हुई हैं, इनको बोला जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये वाली जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं विंड पाइप को, किसी भी कोई इसको हार्म ना हो जाए उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और उसके बाद जो एयर होती है वो एंटर हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकियोल से सेकेंडरी ब्रोंकियोल के अंदर, सेकेंडरी से टर्शियल ब्रैंकियोल के अंदर, और टर्शियल ब्रैंकियोल से एलोवेली डक्ट के अंदर। और ये देखो ये जो एलोवेली सैक है लास्ट के अंदर हमारे पास, उसके साइड में क्या है, खूब सारी कैपिलरीज लगी हुई हैं। ये जो रेड कलर के अंदर बनाई हुई हैं ये क्या है, ब्लड की कैपिलरीज हैं। ये जो ब्लड की कैपिलरीज हैं और ये जो एलोवेली सैक है, ब्लड की कैपिलरी और एलोवेली सैक दोनों की ही जो सरफेस है वो कैसी है, उनकी दोनों की ही जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है। पतली मेम्ब्रेन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो जाता है। ये जो वॉल्स हैं ये वाली बहुत ही पतली हैं, थिन है, प्लस क्या है, मॉइस्ट हैं। तो ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा पतली स्किन किस में हेल्प करती है, डिफ्यूज़न में हेल्प करती है। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जो भी गैसेस हैं वो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, एलोवेली सैक के अंदर आ जाएगी। एलोवेली सैक के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है इस टाइम, और जो ये ब्लड कैपिलरी आई है वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल है वो है ज़्यादा। देखो बाहर की तरफ जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे तो क्या है, जो ऑक्सीजन है उसका लेवल ज़्यादा है, और जो एलोवेली सैक है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। तो अभी मैंने बोला कि डिफ्यूज़न प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ जो होती है वो लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाली जितनी ऑक्सीजन है वो कहाँ पे चली जाएगी, कैपिलरीज़ के अंदर चली जाएगी, और कैपिलरीज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पे आ जाएगी, एलोवेली सैक के अंदर आ जाएगी। एलोवेली सैक के अंदर आने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलोवेली डक्ट के अंदर जाएगी, एलोवेली डक्ट से टर्शियरी ब्रोंकियोल के अंदर जाएगी, टर्शियरी ब्रोंकियोल से सेकेंडरी ब्रोंकियोल के अंदर जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकियोल से प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई के अंदर जाएगी, और यहाँ से ब्रोंकाई से होती हुई ये ट्रैकिया के थ्रू लेरिंग से होती हुई, फेरिंग से होती हुई, नेसल पैसेज से होती हुई, और नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी जो कैपिलरीज़ के अंदर चली गई है वो आर्टरीज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ऑक्सीजन उनको क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है मैकेनिज़्म रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का। अब देखो ये तो हमने की थी ऑर्गन्स की बात, ठीक है। इन ऑर्गन्स के सिवा हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पोर्टिव ऑर्गन्स भी लगे होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करते हैं। ये जो हमारे लंग्स हैं इनके ऊपर क्या लगी होती हैं, कुछ रिब्स लगी होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या लगी होती हैं, रिब्स लगी होती हैं। ये जो रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प करती हैं। टोटल 11 रिब्स हमारे लंग्स के ऊपर लगी होती हैं। यहाँ पे देखो होती दोनों साइड ही हैं, लेकिन मैं एक तरफ ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से 11 पेयर के अंदर क्या होती हैं, रिब्स लगी होती हैं। ऊपर वाली जो 4 रिब्स होती हैं वो तो फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज कहने का मतलब जो इस पोर्शन वाली होंगी और ये वाली होंगी ये इस तरीके से फ्यूज्ड होंगी। जो फर्स्ट 4 हैं 1 2 3 4, जो फर्स्ट 4 हैं ये तो कैसी होंगी, फ्यूज्ड होंगी, और बाकी जो नीचे बची हुई हैं वो कैसी होंगी, वो काफ़ी दूर तक एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच नहीं होंगी, यहाँ से सेंटर से फ्यूज़ नहीं होंगी। और इस तरीके से क्या होता है, 11 रिब्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो रिब्स होती हैं इनके बीच में क्या होती हैं, कुछ मसल्स लगी होती हैं। प्लस क्या होता है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके नीचे एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है। क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं
ये जो हमने प्रोसेस देखा ना कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर की और सभी ऑर्गन्स के अंदर गई, उस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन। कि जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। और यहाँ पे जितनी भी ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ब्रोंक्यूल्स दिख रही हैं, ये कैसी होती हैं, ये फूल जाती हैं। तो फूलने की वजह से ये जो लंग्स होते हैं ये भी फूल जाते हैं, और लंग्स फूलते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो रिब्स होती हैं और रिब्स के बीच में यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स क्या करती हैं, इन रिब्स को थोड़ा सा बाहर लेके आने में हेल्प करती हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं उस टाइम हमारी जो रिब्स होती हैं वो कैसा हो जाती हैं, वो थोड़ी सी अपवर्ड हो जाती हैं, और ये जो डायफ्राम होता है ये भी अपवर्ड हो जाता है। और जिस वक्त हमारी एल्वेली सैक के अंदर क्या हो जाता है, एक्सचेंजिंग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये जो डायफ्राम होता है ये रिलैक्स हो जाता है, और ये जितनी भी रिब्स होती हैं ये अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर आ जाती हैं। जो पहले अपवर्ड थी वो इनवर्ड हो जाती हैं, और इनवर्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस पैटर्न के थ्रू, जो अभी मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न के थ्रू हमारे नोस्ट्रिल से क्या हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। तो अंदर लेने का जो स्टेजेस हैं उसको बोला जाता है इनहेलेशन, और बाहर जो एयर भेजी जाती है उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। तो हमने क्या देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर थ्री स्टेप्स होते हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, इनहेलेशन होना, मतलब कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस जो कहाँ पर हो रही थी, एल्वेओली सैक के अंदर हो रही थी। एंड थर्ड इज एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, जिसके थ्रू क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। तो ये 3 स्टेप्स हैं किसके, मैकेनिज्म के, ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो अभी तक तो हमने क्या देखा था, मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा था कि वो रेस्पिरेशन किस तरीके से कर रहे थे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो ह्यूमन भी साइंस के अंदर एक एनिमल ही माना जाता है। ह्यूमंस के बारे में हम और अब और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पे जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उनके अंदर लंग्स तो होते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फीचर्स देख लेते हैं कि उनके जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सब के अंदर जो कॉमन फीचर्स होंगे वो कौन से होंगे। कॉमन फीचर्स फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। तो कॉमन फीचर कौन से होंगे गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, दैट इज़ वेरी फर्स्ट कि जो वॉल होनी चाहिए वो हमेशा थिन वॉल्ड होनी चाहिए, कि वो वॉल पतली होनी चाहिए जिसकी वजह से डिफ्यूज़न करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा पॉइंट है कि वो जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो स्पीड होगी डिफ्यूज़न की वो फास्ट हो जाए। तो जितनी ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़न की स्पीड होगी उतनी ही आसानी रहेगी ऑर्गेनिज्म को एक्सचेंज करने के अंदर। थर्ड बात है कि जो लार्ज उसका सरफेस एरिया होना चाहिए, कि जो भी ऑर्गन वो किसके लिए ले रहे हैं, डिफ्यूज़न के लिए ले रहे हैं, वो वाला एरिया कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और फोर्थ देखो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो ये कॉमन फीचर्स हैं किसी भी
रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो, जो हमने एलोवेली सैक की बात की थी, तो मैंने क्या बोला था, ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, और ये कैसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो जितनी हवा हम भरते रहेंगे ये उतनी ही ज़्यादा फूलती रहेगी। तो ज़्यादा फूलने की वजह से क्या हो जाएगा, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, और प्लस यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज लगी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनका रेट जो होता है ब्रीदिंग का वो बहुत ही फास्ट होता है। इसका रीज़न क्यों, क्योंकि उन एक्वेटिक एनिमल्स को भी उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी हमें चाहिए, लेकिन वाटर के अंदर तो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन लेंगे वो किसके थ्रू लेंगे, वो किसके थ्रू लेंगे, वो वाटर के लंग्स के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो अपने स्किन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, प्लस कुछ एनिमल्स भी आते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ एनिमल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की हमने बात की, ये अपने लंग्स के लेते हैं, लेकिन अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, क्या होता है, केंचुआ होता है एक, है ना, इस तरीके से केंचुआ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर लंग्स होते नहीं है, तो क्या होता है, इसकी जो स्किन होती है वो हेल्प करती है इसको रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जो एनिमल्स स्किन के थ्रू, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और स्किन के थ्रू ही अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या, उनकी रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्किन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लंग्स का यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन लेने के लिए। तो जो लंग्स का यूज़ करते हैं उसकी, उनकी रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या होती है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। कभी अर्थवॉर्म आपने देखा हो तो ध्यान से देखना, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, प्लस स्किन की जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है इनकी बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी इंक्रीज होता है। सिल्वटों के अंदर इसकी स्किन पाई जाती है, तो जब ये थोड़ा सा स्ट्रेस करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या मिल जाता है, सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ये हमने बात की थी कि जो रेस्पिरेशन होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की, ये हमने किसकी बात की थी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अभी तक हमने जो भी बात की वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की, कि हमारी बॉडी के अंदर जब एलोवेली सैक से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे चलेगी, ब्लड के अंदर चलेगी। अब ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या होगा, कैसे जो न्यूट्रिशन हमने लिए हैं वो जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिशन लिए थे वो, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस तरीके से बनाते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को देखते हुए जो रेस्पिरेशन है ये 2 टाइप्स के अंदर होती है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration, and second is anaerobic respiration. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे, ऐसे सेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के वो अपनी एटीपी को बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि फर्दर जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं।
अब देखो क्या हुआ, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर लिया था, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पे जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड है विलाइस के थ्रू जब ग्लूकोज हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला गया था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चली गई थी। अब देखो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हमारा ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करवाएगा किसको, हमारी बॉडी के सेल्स को, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले हमारी बॉडी के किसके पास जाएगा, सेल के पास जाएगा। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये सेल है, ठीक है। सेल के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो यहाँ पे लिक्विड पड़ा है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, ये क्या थी, आर्टरी थी यहाँ पे, ठीक है। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज भी पड़ा है प्लस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी पड़ा है। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये इस ब्लड कैपिलरी से निकलकर, ब्लड कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी से बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये जो ग्लूकोज है या कहाँ पे चला जाएगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जाने के बाद ये जो ग्लूकोज है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर टूट जाएगा। क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के टूट गए। अब ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पर जाएंगे, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको, इसका अनदर नेम है पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपेंड करेगा कि इनको कैसी ऑक्सीजन मिल रही है। अगर तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं। ग्लूकोज था जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर था। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म कहाँ पे था, हमारे सेल की बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर। वहाँ से ये जो ग्लूकोज है ये क्या हुआ, 2 पायरुवेट के अंदर टूट गया, मतलब कि पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2। अब ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 के अंदर टूटा, तो पायरुवेट का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल के साथ कंटिन्यू करके आगे बात करेंगे। ये जो पायरुवेट है ये कहाँ पर जाएगा, ये पायरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपेंड करेगा कि उसको कैसी ऑक्सीजन मिल रही है। अगर तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है तो उस टाइम वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। प्लस कुछ 6 मॉलिक्यूल्स ये वाटर के बना देगा, प्लस 38 ATP बना देगा। ATP क्या है, एनर्जी है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम ATP बोलते हैं। ATP की फुल फॉर्म है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, क्या बनेगा, हमारे पास जो एंडिंग प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। और अगर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ये वाली जो रिएक्शन है वो वहाँ पे परफॉर्म होती है जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या एंडिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल प्लस 2 ATP। तो इनके अंदर जो ATP बनती है वो भी कैसी होती है,
कम होती है, और उसके बाद क्या होता है, अगर थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ठीक है, तो अब देखो जो ये ऊपर वाला फ्लो चार्ट है कि ग्लूकोज कहाँ पे गया, पाइरूवेट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फुल उसको ऑक्सीजन मिली तो उसने क्या बनवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है, ये वाली जो एंडिंग प्रोडक्ट है, ये किसका है, एरोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है फर्मेंटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और 2 ATP। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये एनएरोबिक की रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर जो ये रिएक्शन है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की है। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो उनके अंदर जो एंडिंग प्रोडक्ट है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस फर्मेंटेशन को भी क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये वाला जो हमने देखा है ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की रिएक्शन, और ये किसकी होगी, ये होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ये होगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये सब हमने किसके अंदर देखा था अभी तक, एनिमल्स के अंदर देखा। अब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की रेस्पिरेशन होती है, लेकिन उनके अंदर कोई पर्टिकुलर सिस्टम तो होता नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये वाले जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो स्टेम के थ्रू करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, स्टेम के थ्रू करते हैं और लीव्स के थ्रू करते हैं। लीव्स के अंदर जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट के अंदर सुबह के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं गैसेस को लेके, लेकिन क्या हो जाता है जब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती तो उस टाइम वो क्या करते हैं, अब जो पहले वो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे तो वो शाम के टाइम में क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और उस टाइम उस चीज़ को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। प्लांट्स दिन के अंदर तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने के लिए डिफ्यूज़न करते हैं और रात के समय वो जो डिफ्यूज़न करते हैं उस टाइम वो रेस्पिरेशन करने के लिए करते हैं। नॉर्मल एक्सचेंजिंग होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जैसे हमने देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे, उसी तरीके से रात के समय में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये बिल्कुल ही सिंपल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर